चलिए अब चलते हैं ज्वेलरी सेगमेंट की तरफ। बहुत सारे रिसेंटली आईपीओज भी आए हैं, आने वाले भी हैं। उनमें से एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है डीपी आभूषण, जिसने बहुत सारे दो राज्यों में कम से कम अपने खास अच्छी खासी पहुंच बना ली और ख़ास तौर पे गोल्ड और डायमंड में इनकी स्पेशलिटी है। तो एमपी राजस्थान का कारोबार काफ़ी फैल रहा है। बातचीत करेंगे, आउटलुक करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके वन ऑफ द प्रमोटर विकास कटारिया से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। सर, ये जो आपकी कंपनी में थोड़ा पढ़ रहा था 140 साल पुरानी है, क्या नहीं, मतलब स्पेशलिटी क्या है, जरा समझाइए हमें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज जी आपका और सीएनबीसी आवाज का कि हमें हमारी कंपनी को यहाँ पर प्रेजेंट करने का मौका मिला। अ, मैं डीपी आभूषण की अगर जर्नी बताना चाहूँ तो हम लोग लगभग आजादी के पहले से 1940 से हम लोग रतलाम में हैं। रतलाम मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो कि अपनी गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली डीपी का अगर मैं मतलब बताना चाहूँ तो डी स्टैंड करता है धुलचंद जी जो कि हमारे परदादा जी है। पी स्टैंड करता है पन्नालाल जी जो कि हमारे दादाजी है। तो उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने रतलाम शहर को स्वर्ण नगरी का दर्जा दिलाने के लिए काफी मेहनत करी। उन बीआईएस जो इम्प्लीमेंट हुआ है ज्वेलरी सेक्टर के अंदर वो लगभग 1990 के आसपास से हुआ, तभी से बीआईएस इम्प्लीमेंट हुआ है। बट उन्होंने कभी भी अपनी प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो रतलाम में हमेशा से 92% 22 कैरेट की ज्वेलरी बिकती थी और उनमें उनका बड़ा योगदान है। फिर ये जर्नी को आगे फॉरवर्ड करते करने के लिए हमारे बड़े पापा मनोहर लाल जी कटारिया एंड माय फादर रतन लाल जी कटारिया उन्होंने काफी इसमें योगदान दिया है। और डीपी को डीपी आभूषण बनाने में मेरे फादर रतन लाल जी कटारिया का काफी योगदान है। ओके, खानदानी लोग हैं आप ज्वेलरी सेगमेंट में। जी हम डेफिनेट लोग चौथी जनरेशन से हैं। जी, डेफिनेटली प्रॉमिसिंग। तो आप लोगों ने, अब चूंकि नई जनरेशन ने इसको संभाल लिया है, मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि इस समय बहुत फैंसी है। बहुत सारे ज्वेलरी कंपनीज आ रही हैं। आप तो ऑलरेडी इसमें लिस्टेड, दो स्टेट में कम से कम आपने अपनी पहुंच बना ली है। तो डीपी में एक तो प्योरिटी वाली बात तो हो गई कि लोग नाम से जाते हैं, इसलिए बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज के नाम इंडिविजुअल के नाम पे भी होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। इसके अलावा क्या आपका फोकस डिज़ाइन पर ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन को करें? डेफिनेटली हमारे कोर पिलर्स है जो हम लोग जो डीपी को डीपी बताते हैं कि हमारा ट्रस्ट एक फैक्टर है, प्योरिटी हमारी हमेशा से अच्छी रही है, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिस एंड फेयर वैल्यू। और इसके साथ में हम लोग हमेशा जो हम लोग जिस भी एरिया में जाते हैं हमारे मेजर स्टोर एमपी और राजस्थान में है, रतलाम, इंदौर, उदयपुर, भोपाल, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा। सो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिजाइन को लेकर फोकस रहते हैं और पर्टिकुलर जिस एरिया में हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ का लोकल टेस्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं फर्स्ट, कि वहां पर किस तरह के क्या कंज्यूमर है, किस तरह की वो ज्वेलरी पसंद करते हैं, वहां पर किस तरह का ट्रेंड चलता है। तो हम लोग उसको ज्यादा फोकस करते हैं और उस तरीके की ज्वेलरी हम लोग वहां पर लेकर हम जाते हैं। ओके, तो अभी क्या इसको और एक्सपेंड करने का क्या प्लान्स हैं आपको, इन दो स्टेट्स के अलावा, या इन्हीं दो स्टेट्स में और ज़्यादा, या कोई नई ज्योग्राफी तो आप देख रहे हैं? बेसिकली हम लोग मेजरली हमारा फोकस एमपी राजस्थान है अभी। इन दो स्टोर में हम लोग डेफिनेटली और एक्सपैंड करेंगे, बट साथ ही हम लोग गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में भी हम लोगों का प्लान है स्टोर ओपन करने का। तो जो आप नए स्टोर ओपन करते हैं, ये मतलब खुद उस स्टोर को ओन करते हैं और चलाते हैं, या किसी के साथ टाई अप भी करते हैं? नहीं, सो अभी तक डेफिनेटली अभी तक जितने भी स्टोर हमारे हैं वो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर है। बट वे फॉरवर्ड हम लोग जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है चीजें, हम लोग भी फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो कंपनी अभी फोको मॉडल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड रहेगा। तो उस तरीके के मॉडल में भी हम लोग और एक्सपैंड करेंगे। ये अच्छा शब्द आपने दिया, फोको। हम लोग अभी कोको सुने थे, अभी फोको भी आ गया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सवाल मैं जो सभी लोगों से पूछता हूँ जो इस सेगमेंट में काम करते हैं, आजकल जो नई जनरेशन के लोग हैं, क्या वाकई उनका अभी भी बहुत दिलचस्पी है गोल्ड ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में, या आप थोड़ा डाइवर्जन देखते हैं? हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप लोग सो ये महसूस डेफिनेटली करते हैं? जो आपने सुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें लगता है कि ज्वेलरी ऐसा सेगमेंट है और ज्वेलरी आई थिंक जो वुमेन्स का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। स्त्री धन के नाम से हमारे यहाँ पर सदियों से चली आ रही चीज है कि कोई भी महिला है, कोई भी फीमेल है, तो उनके लिए अगर ज्वेलरी रहेगी तो उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी, बजाय अगर हम उनको इक्विटी रहेगा या आप उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे उसके बजाय अगर उनके पास में ज्वेलरी रहेगी तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी।
डेफिनेटली ट्रेंड के साथ में चीजें चेंज हो रही है कि पहले काफी हेवी वेट की ज्वेलरी ज्यादा चलती थी, बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह की ज्वेलरी चलती थी। बट अभी डायमंड को लेकर काफी ज्यादा कंज्यूमर का अट्रैक्शन है। नई तरह की डिजाइन वो लोग पसंद करना चाहते हैं, वैसी ज्वेलरी पसंद करना चाहते हैं जो मल्टीपल टाइम वो पहन सके, बार बार पहन सके। उस तरह की ज्वेलरी पर काफी सारा अभी चेंजेस आया है। विकास जी, आपके मैं देख रहा था बैलेंस शीट, तो उसमें FY18, 19, फिर 21, 22 में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ, 40-45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये वन ऑफ है या यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? नहीं, डेफिनेटली यही ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। सो मैं जी एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोग बहुत ही फोकस हम लोग चूज करते, सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस जगह पे नया स्टोर ओपन करना चाहिए। हम लोग पहले वो जगह का अच्छे से R&D करते हैं, और हम जो भी जगह चूज करते हैं हमारे स्टोर वहां पर 9 से 10 महीने में हम लोग ब्रेक इवन पर आ जाते हैं, और उसके बाद में काफी ग्रोथ के चांसेस रहते हैं वहां पर। तो अगर आप देखें तो हमारे रतलाम स्टोर जो कि काफी पुराना है, बट अगर पर स्क्वायर फीट वाइज अगर उसका सेल देखें तो वो इंडस्ट्री के सारे पैरामीटर से कई गुना आगे है। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम जहां पर भी जाएं हम लोग वहां पर नंबर 1 पोजीशन पर रहें, और काफी अच्छे से हम लोग वहां पर कस्टमर को कैटर करें, और जो डीपी की स्पेशलिटी हम लोग वहां पर भी सर्व करें। अच्छा, FY25-26 के लिए आपने क्या एम्बिशंस रखे, क्या प्लान्स बनाए, अगले 2 साल का आउटलुक? अगले 2 साल में लगभग अभी हम लोग 8 स्टोर हैं और दो स्टेट में हैं। लगभग हम लोग अगले 2 साल में हम लोग 4 स्टेट में होंगे, और लगभग हमारे स्टोर नंबर 13 से 15 के आसपास रहेंगे। 13 से? अच्छा, साउथ में नहीं प्लान करें? वहाँ तो बहुत लोग सोने को पसंद करते हैं, गोल्ड में बड़ी दिलचस्पी है डेफिनेटली उनकी। साउथ भी काफी अच्छा मार्केट है, बट हाँ। हमें लगता है कि हम सेंट्रल रीजन में, और सेंट्रल रीजन में शायद अभी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस लगते हैं हमें, और अभी यहाँ पर काफी सारे जगह ऐसी जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो हमारा फर्स्ट फोकस तो सेंट्रल इंडिया ही रहेगा, और फिर हम लोग जरूर से हम ऐसे नेशनल जब भी आगे और जाएंगे तो हम लोग साउथ भी फोकस करेंगे। ओके, विकास जी, जैसे एकदम आसान भाषा में निवेशकों को आप समझाइए कि आपने सोना खरीदा और फिर उसके आभूषण वगैरह बनाए और बेचे, ठीक है? अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो क्या है आपका इस समय? कितनी जल्दी जल्दी आप टर्नओवर करते हैं? डेफिनेटली ये काफी एक अच्छा सवाल है, और हम लोगों का सेल्स से इन्वेंट्री रेशियो हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि हमारा हमारे पास में हमेशा जब भी कस्टमर आता है उन्हें नई इन्वेंट्री मिलती है, नया कुछ देखने को मिलता है। हमारा स्टॉक ज्यादा समय तक रुकता नहीं। हमारा सेल टू इन्वेंट्री रेशियो इज 5.6 to 6% है, 6 टाइम है। मतलब हम लोग इन्वेंट्री को साल में 5 से 6 गुना, 6 बार हम लोग रोटेट कर देते हैं। तो जब भी कस्टमर आता है उन्हें नई डिजाइन मिलती है और सब कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये रेशियो अगर मैं इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बात करूं तो एवरेज इन्वेंट्री के रेशियो से हमारा रेशियो काफी बेहतर है। हाँ, मतलब 2, ढाई, 3 का दिखता है। अच्छा, ये बताइए, जो आप करेंगे, जो 5-6 बार पलट लेते हैं आप कम से कम, तो जो लोग खरीदने आते हैं आपके ज्वेलरी, उसमें ज़्यादातर रिपीट होते हैं या नए कस्टमर आते हैं? डीपी के पास में लॉयल्टी बेस हम लोग कस्टमर को रिटेन बहुत अच्छे से करते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमसे जुड़ जाता है एक बार, तो वो हमेशा हमसे परचेस करेगा। नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो डीपी से ही परचेस करेगा। और इसके साथ ही साथ उनके जितने भी मिलने जुलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, उन्हें भी वो डीपी पर रेफर करता है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गुडविल है। क्या खास क्या देते हैं उनको? अब जैसे अब लौट के आया तो मेकिंग चार्ज थोड़ा फ्री कर दिया ऐसे? नहीं नहीं, हम लोग फ्री और ऑफर डिस्काउंट पर हम लोग कभी भी नहीं जाते। हम लोग हमेशा थ्रू आउट द ईयर फेयर वैल्यू पर हम लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर प्राइस हमेशा एक जैसी बट मोस्ट रीजनेबल प्राइस होती है। जो जिस मतलब आप अगर इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बेस्ट प्राइस होती है वो हम लोग हमेशा 12 महीने हम लोग उसी पर ऑफर करते हैं ज्वेलरी को। हाँ। और स्टार्टिंग हमारी ज्वेलरी 5% मेकिंग चार्जेस से स्टार्ट हो जाती है, और हमेशा नई डिजाइन मिलती है। ओके, विकास जी, आजकल हॉलमार्क का भी बड़ा आ गया है, इससे क्या इंडस्ट्री में फ़र्क आएगा? कैसे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ चीज़ें बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? डेफिनेटली अभी जिस तरीके से जो शिफ्ट आ रहा है कि हॉलमार्क, और हॉलमार्क में इतने सारे कंप्लाइंसेस आ रहे हैं, तो वो शायद हर एक के लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है और होते जाएगा। हमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, हमें कस्टमर के केवाईसी रखने होते हैं, और इंडिविजुअल ज्वेलरी का हमें पूरी उसकी जर्नी पूरी मैनेज करनी होती है। तो ये शायद हर एक छोटा ज्वेलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और हमें लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज है या तो वो ऑर्गेनाइज होंगे, या फिर ये शिफ्ट होगा ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स की तरफ, और ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स ज्यादा ग्रो करेंगे। और जिनका जिनका अच्छा सिस्टम जिन्होंने बिल्ड कर रखा है, वो डेफिनेटली उनके लिए ज्यादा फायदे वाली चीज है। क्या अभी जो सोने के भाव चल रहे हैं और ऊपर जाएगा क्या? आप लोगों का आउटलुक क्या है इस समय?
सर नीरज जी, इसमें तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सोने के अगर हम भाव की बात करें, तो अगर हम पिछले 100 सालों से भी बात की जाए, तो हाँ, गोल्ड के प्राइस हमेशा से ही बढ़ते आ रहे हैं, और ऑन एन एवरेज ये 9% का रिटर्न देते हैं सालन साल। तो ऐसा लगता है। और ये विद विद अगर हम लोग इक्विटी की बात करें, तो हम असेट क्लास, दोनों असेट क्लास में हम लोगों के पास में गोल्ड भी है, इक्विटी भी है। तो ये दोनों ही ग्रो करेंगे। गोल्ड हमेशा से बढ़ता है, आगे भी हमें लगता है कि ये बढ़ेगा। पता है इसके बाद वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बुलियन एक्सपर्ट हमें ये बताते हैं कि जब गोल्ड के दाम बढ़ने लगते हैं अचानक से, तो और ज़्यादा लोग खरीदने आते हैं, और जब स्थिर होगा या थोड़ा सा कमजोर लगता है तो लोग कम जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली, गोल्ड हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का एक जरिया रहा है अपने देश में, या कहीं पर भी उसे इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ही देखा जाता है। एसेट क्लास के इसमें अगर हम बात करें, तो गोल्ड आता है, इक्विटी आता है, एंड रियल एस्टेट आता है। तो जब भी भाव बढ़ते हैं, भाव ऊपर जाते हैं, तो गोल्ड के लिए लोग और ज्यादा खरीदने को आते हैं, और शॉपिंग ज्यादा होती है गोल्ड की। ओके, ऐसा कोई अनुमान लगाया आपने कि कैलेंडर ये अगली दिवाली तक कोई भाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप गोल्ड का? आप लोग तो चूंकि दिन भर रोज़ देखते ही होते हैं कि भैया कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। $2000 के ऊपर निकल गया इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट ईयर तक, अगर नेक्स्ट दिवाली तक की अगर बात करें, तो ये कहीं पर भी 65,000 प्लस होना चाहिए, 65 से 70 हजार के आसपास होना चाहिए, ऐसा लगता 65 से 70 हजार मतलब कितना, $2200-2300 तो, बाईस है। तेईस हाँ, सौ हो जाएगा ना? लगभग समवेयर अराउंड $2200 के आसपास लगता है हमें कि ये होना चाहिए। ओके, तो विकास जी का मानना है कि और एक्सपेंड करेंगे, नए स्टोर्स खोलेंगे, और नए डिज़ाइन और चीज़ों पे फोकस करेंगे, जिससे कि ट्रस्ट फैक्टर बना रहे। और ये भी कह के जाना है कि 30 से 40% की CAGR ये नए स्टोर खोल खोल के करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। गोल्ड ज्वेलरी इस समय फ्लेवर में है, कई सारी कंपनीज के IPO आ चुके हैं और कई आने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट बनता जा रहा है, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल 600 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।